नमस्कार दोस्तों। आज हम दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास का भाग 4 पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखो तो मेरे कंधे पर कोई पक्षी बैठा है, पत्नी ने पूछा। उसके अपने भूले अस्तित्व से उसकी आवाज आ रही थी। सोनसी के हिलने डुलने से पक्षी सरकता तो उसके पंजे के नाखून कंधे पर गड़ते थे। हाँ, एक सुंदर हरा तोता है, पहाड़ी करण। इसका कंठ फूट गया है। तोता गहरी सांस और फुसफुसाहट को याद कर लेगा। सोनसी ने गहरी सांस लेकर और फुसफुसा कर कहा, मैं उसे बता दूंगा कि हम पति पत्नी हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने देखा कि कहीं आटे से जो चौक पूरा गया था वह पतंग की तरह उड़ा आ रहा था। हवा ने इसके स्वरूप को भी बिगाड़ नहीं था। फिर दूसरी ओर से चौक पूरी तरह आकर साथ साथ उड़ गया। तालाब के किनारे पत्थर पर सोनसी बैठी हुई थी। रघुवर प्रसाद नहाने के लिए चिकनी मिट्टी का ढेला लकड़ी से खोद रहे थे। तालाब से डुबकी लगाकर दोनों निकले और अपने अपने शरीर में से फिर एक दूसरे के शरीर में मिट्टी को मला। दोनों तालाब में पैर डालकर कुछ देर बैठे रहे। गीली मिट्टी को लपेटे हुए वे मनुष्य जाति का आदिम जोड़ा लगा रहे थे। जब मिट्टी सूखने लगी तो दोनों तालाब में कूद गए। एकदम सुबह का सूर्य बाईं तरफ तालाब में था। सूर्य के बाद तालाब में रघुवर प्रसाद थे, फिर सोनसी थी। सोनसी डुबकी से निकलते ही बालों को पीछे झटकती तो एक अर्धचक्र बनाती बूंदें बालों से उड़ती हुई, तब रघुवर प्रसाद को उन बूंदों की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता। सोनसी के गीले बालों को झटकारने से क्षण भर को इंद्रधनुष बन जाता था। बूढ़ी अम्मा चाय लिए हुए धीरे धीरे आ रही थी। बूढ़ी अम्मा के आगे आता हुआ एक बड़ा बंदर तालाब के किनारे के एक पेड़ पर चढ़ गया। सोनसी चलो, रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को आते देखकर कहा। सोनसी आखिर डुबकी लगाकर निकली और बालों को पीछे झटक कर समेटा, फिर जूड़ा बनाया। अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे? सोनसी ने पूछा। हाँ, अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। चाय रखकर बूढ़ी अम्मा चली गई। एक दूसरे के उतरे कपड़ों से दोनों ने अपने अपने शरीर को पोंछा, फिर धुले कपड़े पहन लिए और चाय पी। दोनों जागे थे और सुबह कुछ नींद में झूम रहा था। तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद में आकाश था। बूढ़ी अम्मा सोनसी के लिए एक टोकनी में केसरवा कांदा और दूसरी में तेंदू फल बंदरी से बचा कर रखी थी। सोनसी ने आंचल में थोड़ा केसरवा कांदा और तेंदू फल को खोस लिया था। रास्ते पर दोनों केसरवा कांदा दांतों से छीलते खाते आए। कमरे की खिड़की के पार दोनों खड़े हो गए। दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरह अपना कमरा झांकने लगे। कमरे में नहीं थे। मैं कहाँ हूँ? रघुवर प्रसाद ने कमरा झांकते हुए सोनसी से पूछा और कमरे से पूछा। तुम मेरे पास हो, कमरा झांकते हुए सोनसी ने कहा, जैसे कमरे से कहा। और मैं? खाली कमरा देखती हुई सोनसी ने आश्चर्य से कहा। तुम यहाँ मेरे पास हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। इसके बाद दोनों कमरे में कूद गए। रघुवर प्रसाद, ओ रघुवर प्रसाद, कोई पुकार रहा था। लगता है विभागाध्यक्ष है, रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। विभागाध्यक्ष बदहवास लग रहे थे। सुबह बिस्तर से उठते ही आ गए थे। विभागाध्यक्ष बिना किसी की तरफ देखे खिड़की के पास गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। उनका और कहीं ध्यान न था। बैठिए सर, पानी पी लीजिए, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी में बिस्तर उठाकर पैतना तहक दिया था। चारपाई पर केवल दरी बिछी थी। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने कहा। सोनसी ने गिलास में पानी लाकर रघुवर प्रसाद को पकड़ाया। सर लीजिए, रघुवर प्रसाद ने कहा। पानी पीते पीते भी विभागाध्यक्ष खिड़की से बाहर देख रहे थे। रघुवर प्रसाद, मैं कहने आया था कि मैं अपने बच्चों को लेकर हम लोग खिड़की के उस तरफ जाएंगे। जी सर, पर महाविद्यालय का समय हो रहा है। आज दशहरे की छुट्टी है, 15-20 मिनट में आता हूँ। या तो नहा धोकर आता हूँ, नहाने में देर हो जाएगी तो खिड़की के तालाब में ही नहा लूँगा। खिड़की के पेड़ों में आज के दिन नीलकंठ देख लेंगे। जी सर। विभागाध्यक्ष जब चले गए तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, आज जब नहाने गए थे तब तुमको नीलकंठ दिखा था? याद नहीं है, दिखा हो? तुमको दिखा था? नहीं, मुझे भी नहीं याद है,
शायद दिखा हो, हम दोनों को दिखा हो और हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया हो। दिख तो गया, ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। मालूम होना चाहिए कि हमने नीलकंठ देखा। चलो नीलकंठ देखने चलें। कैसे जा सकते हैं? विभागाध्यक्ष आने वाले हैं। क्या आज हाथी आएगा? पत्नी ने पूछा। यदि साधु को मालूम होगा कि छुट्टी का दिन है तो ना आए। हो सकता है साधु आज रावण भाटा चला जाए। हो सकता है कि राम सीता की झांकी आज हाथी पर निकले, उसी की तैयारी वह कर रहा हो। चलो अभी नीलकंठ देख लें, फिर शाम को झांकी देखने चलेंगे। विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ, विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, पत्नी ने कुछ उदास होकर कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देर तक दोनों कमरे में विभागाध्यक्ष का रास्ता देखते रहे। वो नहीं आए, हाथी नहीं आया। पत्नी थककर जमीन पर लेट गई। लगता है विभागाध्यक्ष को नीलकंठ दिख गया है। चलो हम भी चलें। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मेरे कंधे पर पक्षी तोता था या नीलकंठ? पत्नी ने बहुत खुशी से पूछा। तोता था, रघुवर प्रसाद ने भी बहुत खुशी से कहा। हो सकता है कि नीलकंठ हो, पत्नी ने बहुत धीरे से कहा। दोनों नीलकंठ देखने निकले। घर से 2 कदम निकलने के बाद पत्नी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रघुवर प्रसाद ने पत्नी की हथेली को छुआ। गर्म थी। तुमको तो बुखार है। रहने दो, नहीं जाते हैं, कमरे में ही रहेंगे। नीलकंठ को दिखना होगा तो वो खिड़की पर आकर बैठ जाएगा। नहीं, चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देर तक तालाब में नहीं डूबे रहना चाहिए था। हो सकता है हमने नीलकंठ देख लिया हो। तुमने देख लिया हो तो लौट चलते हैं। पक्का नहीं है, चलो रिक्शे में चलते हैं। म्युनिसिपल के अस्पताल चलेंगे, रास्ते में नीलकंठ दिख जाएगा। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद रिक्शा देख रहे थे। पत्नी दूर क्षितिज की तरफ देख रही थी। क्या देख रही हो? रघुवर प्रसाद ने पत्नी को सहारा देने के लिए सटा लिया था। नीलकंठ देख रही हूँ। क्षितिज में नीलकंठ होगा भी तो दिखाई नहीं देगा। क्यों? बहुत छोटा होगा इसलिए। दिखाई तो देगा, इतना छोटा होगा कि दिखाई नहीं देगा। मुझे अपनी तरह से देखने दो। तुम अपनी तरह से आसपास देखो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने एक जाते हुए खाली रिक्शे को रोका। कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने पूछा। नीलकंठ देखने, पत्नी ने कहा। म्युनिसिपल अस्पताल चलो, रास्ते में नीलकंठ देख लेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। लखोली गांव चलो, वहाँ बहुत नीलकंठ हैं। पहले अस्पताल चलो, फिर लखोली चलेंगे। पत्नी रघुवर प्रसाद के कंधे पर सिर रखे हुए आंखें मूंदे थी। सो गई? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, सो रही हूँ। दिखेगा तो मुझे बताना। फिर उसने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शे वाले, रास्ते में नीलकंठ दिखे तो इनको बता देना। जब जब वह आंख मूंदती थी तो कहती थी, देखते रहना और देखते ही बताना। देर करोगे तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो उड़कर जाते हुए दिख जाएगा। रिक्शे वाले से उसके पीछे पीछे चलने के लिए कहेंगे। नीलकंठ के पीछे पीछे रिक्शे वाले को कहाँ तक ले जाया जा सकेगा? मान लो उड़कर दूर उस पीपल के पेड़ पर बैठ गया तो? पीपल के पेड़ तक पहुँचने में देर लगेगी। वहाँ बैठा तो नहीं रहेगा। वहाँ से भी उड़कर आकाश की ओर ओझल हो गया तो? रघुवर प्रसाद रिक्शे वाले से कहेंगे, आकाश की तरफ ले चलो। फिर सोचेंगे, आकाश की तरफ बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तब वह रिक्शे वाले से कहेंगे, तुम रहने दो, यही हमारा रास्ता देखना, मैं रिक्शा ले जाता हूँ। अपनी पत्नी को रिक्शा चलाते हुए वे आकाश की ओर ले जाएंगे। पैडल मारेंगे और ऊंचे चढ़ जाएंगे। ऊपर बादल के टुकड़े रिक्शे पर लद जाएंगे। बादल का कोई वजन नहीं होता। किसी बादल में लोगों को ना देखने के लिए दशहरा के दिन नीलकंठ बैठा हुआ दिख जाएगा। पत्नी को दिखाएंगे, सोनसी देखो, नीलकंठ पेड़ पर दिख जाएगा, इसलिए यहाँ भूरे बादल पर आकर बैठ गया है। तुम भी देखो। यह भी हो सकता था कि नीलकंठ देखने की उत्कट इच्छा और उसके ना दिखने से ऊब जाएगा। उड़ते हुए सामने आए कि दोनों एक साथ उसे देख लें, फिर चला जाए। जाने के बाद भी नीलकंठ को जरूर लगेगा कि दोनों ने उसे देखा या नहीं। शायद किसी एक ने देखा हो तो वह दोबारा आए, सामने सामने अपने नीले पंख फैलाए उड़ता रहे। फिर दोनों कहेंगे, हमने तुमको देख लिया। तब वह उड़कर दूर चला जाएगा।
अस्पताल में पर्ची कटाने की भीड़ थी। सोनसी बेंच पर बैठी थी। बहुत देर बाद डॉक्टर ने सोनसी को देखा। पुड़िया में उसने 4 गोली दी। 2-2 घंटे में 1 गोली खाने को कहा। 1 गोली अभी खा लेने के लिए भी कहा। सोनसी अस्पताल के नल के पास गई और गोली खाकर पानी पिया। चलो, सोनसी ने कहा। वही रिक्शा वाला अस्पताल के सामने खड़ा दिख गया। चलोगे? रघुवर प्रसाद ने रिक्शे वाले से पूछा। हाँ, दोनों रिक्शे पर बैठ गए। कहाँ ले जा रहे हो? रघुवर प्रसाद ने कहा। नीलकंठ देखने, रिक्शे वाले ने कहा। जहाँ से आए थे वहीं चलो। जब घर आए तो देखा छोटू वहाँ बाहर साफ इस्त्री की हुई धोती कुर्ता पहने खड़ा था। रिक्शे से भैया को उतरते देख छोटू रिक्शे की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, अम्मा, भैया भाभी आए हैं। और छोटू ने भैया भाभी के पैर छुए। कितनी देर हो गई तुम लोगों को आए? भाभी ने पूछा। बहुत देर हो गई। पिताजी चारपाई पर लेटे थे। वहीं बोरे पर बैठी अम्मा गांव से लाई हुई बरबट्टी काट रही थी। सोनसी और रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। रघुवर प्रसाद पिता का पैर छूने वाले थे तो पिता ने कहा, रुक जाओ, उठकर बैठ जाने दो। वे पैर लटका कर नीचे बैठ गए। रघुवर प्रसाद ने पैर छुए, फिर सोनसी ने उनके पैर छुए। सोनसी अम्मा के पास बरकट्टी काटने बैठने ही वाली थी तो माँ ने कहा, जाओ पहले दोनों हाथ मुंह धो लो। दोनों हाथ मुंह धोने गए तो अम्मा ने उनके आज्ञा पालन से खुश होकर रघुवर प्रसाद के पिता की तरफ देखा। रघुवर प्रसाद के पिता मुस्कुराए। भैया आज हाथी आया था? छोटू ने पूछा। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। आएगा? क्या मालूम, आए तो उसे हाथी पर बैठकर घुमा देना, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि पत्नी एक कोने में बैठी बरबट्टी काटने में लगी थी। उसे बुखार था, लेट जाती तो अच्छा था। छोटू बाहर खड़ा था, शायद वह हाथी का आना देखना चाहता था। अम्मा अपने साथ 2 कांसे की थाली, एक टठलुटिया और अदरक कूटने के लिए एक काला डोल पत्थर ले आई थी। सूपा चलनी लाना वह भूल गई थी। पूड़ी थी। रघुवर प्रसाद के पिता को लगता था कि काला पत्थर कसौटी का पत्थर है। पिता एक सोने की तंबाई अंगूठी पहने थे। सोने में तांबा अधिक मिला था। इस अंगूठी को उन्होंने पत्थर पर घिस कर देखा था तो एक हल्की सुनहरी तंबाई लकीर खिंच गई थी। यह लकीर भी पत्थर के साथ साथ आ गई थी। रघुवर प्रसाद छोटू के पास गए। साफ कपड़े गंदे न हो इसलिए वह गोटा पत्थर और पेड़ पर चढ़ने का खेल नहीं खेल रहा था। वह हाथी पर सवार होकर घूमने के कपड़े पहना था। उन्होंने छोटू से कहा, आज घूमने नहीं जाएंगे, तुम्हारी भाभी को बहुत बुखार है। भाभी को बुखार है? छोटू ने पूछा। हाँ, वह अंदर गया और कहा, अम्मा, भैया कहते हैं कि भाभी को बुखार है। सुनकर रघुवर प्रसाद परेशान हो गए। होता यह कि छोटू पहले कहता घूमने नहीं जाएंगे, तब अम्मा पूछती, क्या हाथी नहीं आएगा? शायद ना आए, दशहरे का दिन है, पिता कहते। हाथी आएगा तो भी सब लोग कैसे जाएंगे? भाभी को तो बुखार है, छोटू ये कहता। इस तरह बात होती तो अच्छा होता। रघुवर प्रसाद झेप गए कि अम्मा पिता क्या सोचेंगे। अम्मा ने सोनसी से पूछा, बहू, तुमको बुखार है? सोनसी ने बरबट्टी काटते सिर हिलाकर नहीं कहा। अम्मा उठकर सोनसी के पास गई, माथा छुआ। है तो बहुत बुखार है। सुनकर पिता उठकर बैठ गए। सोनसी की आंखें छलछला आई थी। शायद उसे मायके की याद आई हो। अम्मा ने उसके सिर को छाती से चिपका लिया। चल लेट जा, डॉक्टर को दिखाया था? रघुवर प्रसाद से पिता ने पूछा। जी हाँ, गोलियां दी हैं। गोलियां कब खानी हैं? 2-2 घंटे में। समय हो गया? हाँ। कहाँ हैं गोलियां? बहू को दे दो। छोटू, भाभी को 1 गिलास पानी दे दो। रघुवर प्रसाद ने गोली निकाली। छोटू पानी लेकर भाभी के पास गया। रघुवर प्रसाद ने छोटू को गोली दी कि वह भाभी को दे दे। गोली खाने के बाद अम्मा ने उसे बोरे पर लिटा दिया। सोनसी की पिछौरी रखी थी, उसी को उड़ा दिया। अम्मा खाने बनाने की तैयारी करने लगी। अम्मा को खाना बनाने जानकर सोनसी उठी तो पिता ने कहा, बहू लेटी रहो। सोनसी लेट गई। उसने पिछौरी ओढ़ी और थोड़ी देर में सो गई। पिता ने रघुवर प्रसाद से धीरे से कहा, झोला दो। फिर उन्होंने रघुवर की माँ से पूछा, कुछ लाना तो नहीं है? नहीं,
रघुवर की माँ ने कहा। मैं आता हूँ, खाना बनते तक आ जाऊंगा। झोला लेकर वे चले गए। सोनसी का बुखार उतर गया था। हाथ मुंह धोकर माँ के कहने से उसने खाना खाया तो अच्छा लगा। छोटू कुर्ता धोती को लगातार गंदा होने से बचाए हुए मन ही मन हाथी का रास्ता देख रहा था कि आ जाए। कोई नहीं जाएगा तो वह अकेला हाथी पर बैठकर घूम आएगा। सोनसी को अच्छा लगा तो वह घर का काम करने लगी थी। जहाँ सोनसी लेटी हुई थी वहीं रघुवर प्रसाद जाकर लेट गए। छोटू बाहर से पिता आवाज दे रहे थे, देख हाथी आ रहा है क्या। छोटू दौड़ता हुआ बाहर आया। हाथी आ रहा था। अम्मा, रघुवर प्रसाद भी बाहर आ गए। पिता कमरे के अंदर आए और झोला रखकर बोले, बहू मुर्रा लाया हूँ, तुम लोग खा लेना। पिता भी बाहर आ गए। साधु बिना हाथी को बैठाए हाथी के ऊपर से उतर आया। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के आजू बाजू पैर जमाते हुए पहाड़ से उतरते हैं। हाथी पर 2 कदम इधर उधर रखकर वह नीचे उतर आया था। उतरकर ही वह कंधे के अंगोछे को झटका कर उसने फिर कंधे पर जमा लिया। वह धोती को ढीला लपेटे हुए था और पीला कुर्ता पहने हुए था। कुर्ते का रंग फीका पड़ गया था। कपड़े साफ थे और इस्त्री किए हुए थे। दशहरे का दिन था शायद इसलिए। छोटू बहुत उत्साही था। रावण भाटा चलोगे? साधु ने रघुवर प्रसाद से पूछा। वहाँ बहुत भीड़ होगी। हाथी के गले में घंटी नहीं है, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हाथी आ रहा है? रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी का आना बहुत दूर से दिख जाता है, इसे देखने की खबर हो जाती है और दूसरों को मालूम पड़ जाता है। फिर भी, रघुवर प्रसाद ने कहा। चलिए, कुछ नहीं होता। छोटू भी जाएगा? पिता ने कहा। बहू भी जाएगी, रघुवर प्रसाद की माँ ने कहा। वह अंदर गई। बहू जल्दी तैयार हो जा, हाथी पर घूमा। सोनसी ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया। बहू अभी तो 2 साड़ी नहीं रखी होगी। हाँ अम्मा, सोनसी ने धीरे से कहा। लाल साड़ी पहन लेना। हाँ अम्मा। अम्मा ने खटिया से तहाया हुआ बिस्तर उठाकर नीचे जमीन पर बिछे बोरे पर रख दिया। दरी उठाई और खटिया को खड़ी किया। दरी को अम्मा ने खटिया पर टांग दिया। खटिया की आड़ में साड़ी बदल लेना। सोनसी नई लाल साड़ी लेकर खटिया की आड़ में चली गई। नीचे बैठकर उसने पोलका पहना, फिर लाल साड़ी पहनी। खटिया की आड़ से वह निकल आई थी। बिंदी लगाई? अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा। पैर पट्टी पहन लेना। सोनसी ने पैर पट्टी को उतार दिया था। हाँ अम्मा। रघुवर, अम्मा ने बुलाया, तू भी कपड़ा बदल ले। अम्मा ने रघुवर के पिता का कोसा कुर्ता को, जो करीब 15 साल पुराना था, झोले से निकाला। गमछे में तहा हुआ कुर्ता था। धोती निकाली। ले पहन ले। रघुवर प्रसाद पिता से लंबे थे। कुर्ता बड़ा था। पिता बाह कलाई के पास मोड़ लेते थे। रघुवर प्रसाद भी खटिया की आड़ में चले गए। उनको कुर्ता ठीक हुआ था, लंबाई में कुछ छोटा लगता था। रघुवर प्रसाद ने धोती पहनी। गांव की बनी धोती थी, मोटी खादी की तरह थी। धोती की सुनहरी किनारी थी। बालों में पानी लगाकर रघुवर प्रसाद ने कंघी की। कोसे के कुर्ते और सुनहरी किनारी की धोती में रघुवर प्रसाद सुंदर लग रहे थे। सोनसी कमरे में जहाँ होती कुछ अधिक उजाले में लगती। जहाँ गुंडी रखी थी वह हिस्सा कमरे का अंधेरा कोना लगता था। सोनसी वहाँ होती तो वो हिस्सा बहुत उजाले का लगता। सब नंगे पैर हाथी पर बैठने के लिए निकले। साधु हाथी पर पहले बैठा हुआ था और तैयार था। पास पड़ोस के लोग भी बच्चों सहित अच्छे कपड़े पहने हुए रावण भाटा जाने के लिए तैयार थे। जा रहे लोग थोड़ी देर के लिए हाथी के पास रुक जाते। जा रहे लोग रंग बिरंगे साड़ी कपड़े पहने, औरतों, लड़कियों, आदमियों, बच्चों का झुंड था। हाथी पर चढ़ने के पहले रघुवर प्रसाद और सोनसी के पिता और अम्मा के पैर छुए। जब रघुवर प्रसाद हाथी पर चढ़ने लगे तो सब खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। फिर रघुवर प्रसाद की पत्नी, इसके बाद छोटू चढ़ा। साधु ठीक से बैठने में सबकी सहायता कर रहा था। छोटू साधु को पकड़कर बैठा हुआ था। सोनसी रघुवर प्रसाद को। कमरे के दरवाजे के पास अम्मा और पिता खड़े थे। हाथी की पीठ पर गन्ने के पत्ते की गद्दी बंधी थी। हाथी नहाया धोया और सजाए हुए दिख रहा था। सब बैठ गए तब हाथी चलने लगा। रावण भाटा की ओर जाती औरतों ने हाथ जोड़कर रघुवर प्रसाद, सोनसी और छोटू की झांकी को प्रणाम किया। जब हाथी आगे बढ़ा
तो अम्मा ने कहा, कितनी अच्छी जोड़ी है, छोटू लक्ष्मण लगता है। पिता ने कुछ नहीं कहा। आगे दाहिने हाथ की तरफ अमराई थी। साधु हाथी को उधर ले गया। थोड़ी देर बाद दूर हो रहे अंधेरे में धुंधला रावण दिखा। अंधेरा होते ही रावण पटाखों के साथ जल उठा। हाथी पर बैठे उन लोगों पर रावण के जलने का प्रकाश सिमट कर आ गया था। पेड़ों के बीच में लपट के प्रकाश में सब क्षण भर दिखे। साधु ने हाथी को लौटाया कि अंधेरा हो गया था। लौटने वालों की भीड़ का रेला आएगा तो हाथी को तेज चलना मुश्किल होगा। छोटू बहुत खुश था। लौटते समय कुछ दूर तक जब फूटता पटाखा उन्हें सुनाई दे रहा था। पिता को छोड़ रात को सब जमीन पर सोए थे। चौके की तरफ सोनसी, फिर अम्मा, छोटू, फिर रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद के बाद पिता चारपाई पर सोए थे। छोटू पहले पिता के साथ लेटा, फिर जमीन पर आ गया था। आधी रात हो गई थी। रघुवर प्रसाद और सोनसी जाग रहे थे। रघुवर प्रसाद को मालूम नहीं था कि सोनसी जाग रही है। सोनसी को मालूम था कि रघुवर प्रसाद को नींद नहीं आ रही है। रघुवर प्रसाद धीरे से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद का मन हुआ कि वे खिड़की से कूदकर उस पार चले जाएं। वे कूदने को थे, तभी सोनसी उनके पास आकर खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद बिना आवाज किए कूदे। सोनसी जब कूदने को हुई तो रघुवर प्रसाद ने फुसफुसा कर उससे कहा, तुम धीरे नहीं कूद पाओगी, तुम मेरी पीठ पर लग जाना। रघुवर प्रसाद खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। सोनसी खिड़की की चौखट पर लटक कर बैठ गई। मैं धीरे से कूद जाती हूँ। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। तब सोनसी रघुवर प्रसाद के गले में हाथ डालकर लटक गई। पीठ पर सोनसी को लादे रघुवर प्रसाद घूमे। दोनों ने कमरे को अंदर देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा है। छोटू अम्मा के ऊपर एक टांग रखे हुए सोया था। पिता दीवार की तरफ करवट लेकर सो रहे थे। कमरे में खिड़की का हल्का सा उजाला था। खिड़की के कारण अंधेरे की एक हल्की परत कम थी। सोनसी ने पीठ पर लदे हुए उस जगह को देखा जहां वह लेटी हुई थी, उस जगह को जहां रघुवर प्रसाद लेटे हुए थे। खिड़की का सीधा उजाला पानी की गुंडी में पड़ा रहा था। सोनसी ने देखा कि गुंडी में ढक्कन नहीं लगा था। छोटू ने पानी निकाला होगा और ढक्कन लगाना भूल गया होगा। सोनसी उतरने को थी कि रघुवर प्रसाद ने गले में लिपटे सोनसी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उतरने दो, गुंडी खुली है, खुली रहने दो, कहकर रघुवर प्रसाद सोनसी को लादे हुए अंधेरे में चलने लगे। गिरा मत देना। नहीं गिरोगी, पगडंडी का मुझे अंदाजा है। गहरी रात की शांति थी। इस शांति में सबकी अलग अलग शांति थी। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे पीपल की शांति थी, अनजाने पेड़ों के नीचे से गुजरे इस पेड़ के नीचे अनजान पेड़ों की शांति थी। सोनसी रघुवर प्रसाद के कंधों में लदी रघुवर प्रसाद के हर कदम में धीरे धीरे से उछलती जाती और हूँ अलापती। यह बोलना पेड़ों, तालाबों, चट्टानों के प्रत्येक एकांत में सुनाई दे रहा था। ऐसा था कि ये दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। पेड़ नींद में पेड़ थे, तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद में आकाश था, पक्षी नींद में पक्षी थे, वातावरण भी नींदमय था। सोनसी ने भारी पलकों को खोलकर देखा तो जगह जगह चमकी से चौक पूरे हुए दिख रहे थे। हो सकता है अभ्रक की बारीक धूल से चौके पूरे गए हों। तारों के प्रकाश से ये चमचमाते से थे। इन जगहों को देखकर वहीं ठहर जाने को दिल सोनसी का हुआ। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। सोनसी अपने पैरों को रघुवर प्रसाद की कमर में लपेटना चाहती थी, पर साड़ी के कारण वह लपेट नहीं पा रही थी। मेरे पैर दुख रहे हैं। अरे, तुम तो चल भी नहीं रही हो, पैर क्यों दुख रहे हैं? हाथ भी दुख रहे हैं। नहीं दुख रहे हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। पैर लटके लटके दुख रहे हैं और तुम्हारी हाथों की जकड़न से हाथ दुख रहे हैं। अच्छा, हाथ छोड़ना नहीं, कहकर रघुवर प्रसाद ने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर सोनसी की साड़ी को घुटने के ऊपर तक उठाया और कहा, अब कमर में पैर लपेट लो। सोनसी ने रघुवर की कमर में पैर लपेटे तो रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कूल्हे के नीचे दोनों हथेलियों को बांधकर धीरे से ऊपर उछाला तो सोनसी के हाथ रघुवर प्रसाद की गर्दन पर ढीले हो गए। रघुवर प्रसाद अब बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। अब ठीक है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ ठीक है, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद तालाब के किनारे किनारे चलने लगे। सोनसी तालाब में रघुवर प्रसाद की परछाई के ऊपर अपनी लदी परछाई को देख रही थी। रघुवर प्रसाद
सोनसी को लादे हुए धीरे से तालाब में उतर गए। घुटने तक रघुवर प्रसाद की धोती भीग गई। थोड़ी देर चुपचाप तालाब में खड़े रहे। तालाब से निकले तो और अच्छा लगा। तालाब के पास एक टीला था। रघुवर प्रसाद सोनसी को लादे टीले पर चढ़ने लगे। यह टीला नींद टीला था। सोनसी ने कहा, मुझे उतार दो, तुम बहुत थक गए होगे। मैं तुम्हें बहुत थकाती हूँ। टीले के ऊपर सूखे पत्तों का ढेर था। उसी के पास सोनसी को रघुवर प्रसाद ने उतारा। उन पत्तों के अंदर अंधेरे में 4 जुगनू पास पास चमक रहे थे। सोनसी ने पत्तों को हटाया तो जुगनू एक एक करके उड़ गए। उड़ते हुए जुगनुओं की चमक की परछाई उन्होंने तालाब में देखी। सोनसी रघुवर प्रसाद की बाह में सिर टिकाए खड़ी थी। तालाब में तारों की परछाई थी। किसी मछली के कारण तालाब का पानी हिला तो सोनसी ने देखा कि कुछ तारों की परछाई तैरते तैरते धीरे धीरे पास हो गई। सोनसी ने ऊपर आकाश में देखा। कुछ तारे पास पास आए दिखे, जैसे पहले दूर थे। सोनसी रघुवर प्रसाद से सटी सटी बैठी हुई थी। वह लेट गई। सोनसी के पैर ढलान की तरफ थे। तुम्हारे कंधे पर चंद्रमा बैठा है, सोनसी ने लेटे लेटे हाथ उठाए हुए कहा, जैसे वह रघुवर प्रसाद को बुला रही हो। और रघुवर प्रसाद बहुत दूरी पर थे। रघुवर प्रसाद खड़े खड़े सोनसी को देख रहे थे। सोनसी को लगा रघुवर प्रसाद के कंधे पर बैठा चंद्रमा पास आ रहा है। सोनसी ने पास आने के सुख की चमक को सहने के लिए आंख मूंद लिए थे। खड़ी होकर सोनसी ने देखा कि तालाब प्रकाशित तालाब था। तालाब का तब प्रकाशित तल दिख रहा था। क्या चंद्रमा तालाब में डूब गया है? सोनसी ने रघुवर प्रसाद से पूछा। हाँ, तालाब में डूब गया है। देखो, एक प्रकाशित मछली चंद्रमा की तरफ आ रही है। तालाब की काई प्रकाशित हरी है। चंद्रमा, तारे तालाब के पानी में धुल गए हैं। आकाश में इनको देखो तो ये सब शीतल स्पष्ट हैं। हाँ, बस उतने ही तारे धुले हैं जिनकी परछाई हमें तालाब में दिख रही है। बाकी तारे उतने शीतल और स्पष्ट नहीं हैं। चंद्रमा शीतल और स्पष्ट है। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। कहाँ? प्रकाशित जल में डूबे हुए चंद्रमा के पास नहाएंगे। चंद्रमा के पास मैं नहीं नहाऊंगी। अच्छा, चंद्रमा से दूर नहाएंगे। कपड़े उतारकर चंद्रमा से दूर दोनों तालाब में कूद गए। देर तक डुबकी लगाकर दोनों नहाते रहे। चंद्रमा तुम्हारे पास चोरी चोरी आ रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ओह माँ, सोनसी ने कहा, और वह तैरते हुए चंद्रमा से दूर चली गई। चलो बाहर निकलो, सबके जागने का समय हो रहा है, बूढ़ी अम्मा गुस्से से बोली। वह तालाब के किनारे खड़ी थी। बूढ़ी अम्मा, चाय है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। नहीं, चाय पीते तक सब जाग जाएंगे, जल्दी भागो। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा चली गई। जल्दी बाहर निकलो, सोनसी ने कहा। सोनसी ने पश्चिम की दिशा की तरफ 10 तारों को पतंग की आकृति में आते हुए दूर से देखा। पूर्व से तारे अलग आकृतियों में एक के बाद एक इकट्ठे होकर पश्चिम की तरफ इकट्ठा हो रहे थे। पूर्व से सूर्य उदित होने की तरफ तैयारी कर रहा था। दोनों दौड़ते हुए घर की तरफ लौट रहे थे। घर के थोड़ा पास पहुंचे होंगे तो चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया था। कुछ और पास पहुंचे तो कोयल कूकने लगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के अंदर गए तो गाय के रंभाने की आवाज़ आई। सोनसी कमरे के अंदर गई तो धूप का फीका टुकड़ा बिना आवाज़ किए कमरे में घुस रहा था। अपनी जगह रघुवर प्रसाद आंख मूंद कर लेट गए। सोनसी अपनी जगह आंचल से मुंह ढांक कर सो गई। तभी चुपके से पिता उठे और धीरे से दरवाजे का एक पल्ला खोलकर बाहर चले गए। दरवाज़ा ज़्यादा खोलते तो दरवाजे का दूसरा पल्ला छोटू के सिर पर लगता। पल्ले अंदर की तरफ खुलते थे। इसके बाद अम्मा उठी, फिर छोटू उठा। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को उठाया। रघुवर प्रसाद दोनों पट खोलकर बाहर चले गए। पिता सामने नीम के पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गए थे। सड़क पर घास से लदी 2 बैलगाड़ी जा रही थी। दूसरी बैलगाड़ी के पीछे एक ऊंची गाय बैलगाड़ी में लदी घास में मुंह मारने के लिए पीछे पीछे जा रही थी। गाय ने घास का एक छोटा पूड़ा खींचकर सड़क पर गिरा दिया था। बैलगाड़ी वाले को मालूम भी नहीं पड़ा था। अम्मा ने बहू को उठाया। वह जाग रही थी। सिर से आंचल को हटाकर वह उठी। अम्मा ने देखा कि बहू पोलका पहने हुए नहीं थी। अम्मा ने छोटू से बाहर रघुवर प्रसाद के पास जाने को कहा। छोटू चला गया। बहू पोलका नहीं पहनी? अम्मा ने पूछा।
सुनते ही वह आंचल से कंधा ढांकते हुए खिड़की से कूदने को हुई तो अम्मा ने रोका। दूसरा पोलका पहन ले, रघुवर प्रसाद से बोल दे, वो उठा लाएगा, कहकर अम्मा बाहर गई। रघुवर देख तो अंदर क्या काम है। रघुवर अंदर गए। सोनसी ने धीरे से कहा, पोलका वहीं रह गया है, ले आओ। पहनी तो हो, आलस में रघुवर प्रसाद ने कहा। यह दूसरा है, किसी ने देखा है? अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद खिड़की से कूद गए। बूढ़ी अम्मा बैठे बैठे सीख की झाड़ू से सामने बुहार रही थी। एक हाथ थक जाता तो दूसरी हाथ से बुहारती। रघुवर प्रसाद ने भागते हुए कुछ नहीं कहा, पर बूढ़ी अम्मा ने सुना कि रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा बहुत मेहनत करती हो। लौटते समय रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा मैंने चाय अभी तक नहीं पी। बूढ़ी अम्मा ने सुना रघुवर प्रसाद ने कहा है, घंटे 2 घंटे के लिए सोनसी को काम करने के लिए बुला लिया करो। इतने में रघुवर प्रसाद ने देखा कि पोलका के बदले वे तालाब में कमल का फूल तोड़ लाए हैं। पलट कर दौड़ते दौड़ते उन्होंने टीले के पास देखा कि वहाँ भी बूढ़ी अम्मा पेड़ों के नीचे की एक बहुत छोटी जगह बैठे बैठे बुहार रही हैं। रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा क्या पूरा जंगल बुहारती हो? बूढ़ी अम्मा ने सुना कि रघुवर प्रसाद ने कहा, पूरी दुनिया बुहारती हो। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बूढ़ी अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद ने सुना, हाँ। रघुवर प्रसाद ने छुपकर खिड़की से देखा कि पिता झोले से मुर्रा निकालकर थाली में रख रहे थे। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को खिड़की के पास देख लिया था। रघुवर प्रसाद पिता के कारण अंदर नहीं घुस रहे थे। तुम थोड़ा बाहर जाओगे? अम्मा ने कहा। क्यों? थोड़ा नमक मिर्च और सरसों का तेल देना। अम्मा पिता के पास गई और मुर्रा की थाली खींचते हुए धीरे से कहा, काहे मेरा आपा करते हो? पिताजी बेमन से उठे तो खिड़की के बाहर खड़े रघुवर प्रसाद दिखा। वहाँ क्या कर रहा है? कमल का फूल तोड़ने गया था, आपकी पूजा के लिए। अच्छा ठीक है। मुट्ठी में रघुवर प्रसाद पोतका छुपाए हुए अंदर कूद गए और कमल का फूल पिता को दे दिया। सफ़ेद कमल का फूल। बहू तुम नहा लो, अम्मा ने कहा। अम्मा मैं नहा ली, सोनसी ने कहा। सोनसी को लगा कि कहीं पर गलती हो गई। कब नहाई? अम्मा ने कहा। अम्मा भूल गई। उसे लगा नहीं कहना था। रात को उठकर उसने देखा था कि सोनसी और रघुवर दोनों कमरे में नहीं थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से गए होंगे। पहले तालाब में नहाई थी। मैं सोची कि सुबह हो गई है। नहाने के बाद भी सुबह नहीं हुई तो फिर लेट गई। धीरे से सोनसी ने कहा, ठीक है ठीक है। अच्छा हम लोग नहाने जाते हैं। पिता झोले में अपने और रघुवर की माँ के कपड़े जमा लिए थे। यहाँ खिड़की से चले जाइए, पास ही तालाब है, एकांत रहता है, रघुवर प्रसाद ने कहा। हमारी उम्र नहीं है, वहीं नहाएंगे जहाँ डूबने पर कोई बचाने वाला हो। मैं भी चलूं? तुम भी नहा लिए हो ना? जी, रघुवर प्रसाद ने कहा। पिता को खांसी आई। खखार कर वे खिड़की से बाहर थूकने वाले थे तो अम्मा ने रोका। अरे अरे, यहाँ नहीं थूको, बाहर नाली में जाकर थूको। बच्चे खिड़की के नीचे बैठे रहते हैं। रघुवर आना जाना करता है, यह पनाला नहीं है, अम्मा ने कहा। फिर थूकते थूकते रुक गए। दरवाजे के बाहर पिताजी गए। पिता थूकते तो खिड़की से दिख रहे आकाश पर छींटे पड़ जाते। कपड़ों का झोला पिता के हाथ में था। रघुवर की माँ छोटी सी दुबली पतली थी। दोनों के बाल सफ़ेद हो गए थे। चलते चलते पिता कभी माँ का सहारा लेते, कभी माँ पिता का सहारा लेती। छोटू तू भी माँ के साथ क्यों नहीं चला जाता? अम्मा ने मना कर दिया, कहा यहाँ बाल्टी से नहा ले। दोनों नंगे पैर गए थे। पिता की चप्पल बाहर थी। कमरे के अंदर का एक खोखा था। इस खोखे के अंदर जूता चप्पल रखे जाते थे। पिता को चप्पल घर के अंदर लाना अच्छा नहीं लगता था। रघुवर प्रसाद जूता बाहर निकाल कर रखता था। अम्मा चप्पल नहीं पहनती थी। गांव के घर के बाहर बाल्टी रखी होती थी। घर के अंदर आने से पहले पैर धोकर आना पड़ता था। छोटू चप्पल खरीद लेता पर बहुत कम पहनता था। छोटू के सामने सड़क का एक कुत्ता पिता की एक चप्पल उठाकर भाग गया। छोटू हट हट कहता हुआ कुत्ते के पीछे दौड़ा तो कुत्ता और जोर से भागा और खेत की तरफ झाड़ियों में कहीं घुस गया। छोटू की आवाज़ सुनकर रघुवर भी दौड़े। क्या हुआ? कुत्ता पिता की चप्पल लेकर भाग गया। किधर गया? उधर कहीं झाड़ी में घुस गया।
दोनों ने झाड़ियों में चप्पल को ढूंढा। चप्पल कहीं नहीं मिला तो लौट आए। एक अकेली चप्पल थी। पिता आए तो आते ही छोटू ने कहा, कुत्ता आपकी एक चप्पल ले गया। अरे, हम दोनों ने ढूंढा, चप्पल नहीं दिखा। आपसे कहता था कि अंदर खोखे में रख दीजिए, माने नहीं। मिल जाएगी, अम्मा ने कहा। अम्मा के कंधे पर धुले हुए कपड़े थे। पिता छोटू के साथ चप्पल ढूंढने गए। पीछे पीछे रघुवर भी गए। चप्पल नहीं मिली। चप्पल का खो जाना पिता को अखर रहा था। फिर भी उन्होंने रघुवर की माँ से कहा, 6 महीने हो गए, बहुत पहन ली। जवाब में रघुवर की माँ कहना चाहती थी, 6 महीने नहीं 2 महीने हुए हैं, पर नहीं कहा। दोपहर को अम्मा पड़ोस में चली गई थी। पिता खाली झोला लेकर चले गए थे। पिता जब भी बाहर निकलते थे खाली झोला लेकर निकलते थे। उन्हें लगता था कि बहुत ज़रूरत की चीज़ बहुत सस्ते में कभी भी अचानक दिख जाएगी तो खरीद कर रखने के लिए झोला होना चाहिए। झोला नहीं भूलते थे, मगर पैसे भूल जाते थे। जब पैसे नहीं होते तो याद आने पर भी नहीं रखते थे। कैसे रखते? ऐसे में झोला साथ में रखने का क्या मतलब था? उनका यह मतलब तो नहीं था कि ज़रूरत की चीज़ें झोले में ले आएंगे और पैसे बाद में दे आएंगे। उन्हें लगता था कि उधार लेने का समय अब निकल चुका है। जब चुकता करने का समय निकल जाता है तो उधार लेने का समय भी चला जाता है। कितनी चीज़ें होती हैं पर ये जान जाते हैं कि वे हमारे लिए नहीं हैं। छोटा सा बच्चा जान जाता है। छोटू जान गया था। देख लेने से वस्तुओं को पा जाने का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिठाई को देखते ही खाने का सुख ऐसा होता तो दिखाने के लिए थोड़ी चीज़ें होती और सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती। अनजानी खुशी सोच समझकर हुए दुख को भी दूर कर देती थी। रघुवर प्रसाद ने कहा, सोनसी, तुम्हारे पास पैसे होंगे? पिता के लिए चप्पल ले आते हैं। 25 रुपए हैं, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, मेरी माँ ने दिए थे, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद खुशी खुशी छोटू को साथ ले चले। पर नाप के लिए पिता के साथ आते तो अच्छा होता, छोटू ने कहा। नाप के लिए पिता की चप्पल है। रघुवर प्रसाद पिता की चप्पल पतलून की जेब में अंदर घुसाए हुए थे। चौथाई चप्पल बाहर दिख रही थी। गोल बाजार में चप्पल जूते की दुकानें ऐसी थी कि चप्पल जूतों की दरी के ऊपर ढेर लगी थी। दोनों ने मिलकर पिता के नाप की काले रंग की चप्पल छांटी। जेब में पिता की पुरानी चप्पल रघुवर प्रसाद रखे थे। नई चप्पल अखबार से लिपटी छोटू के पास थी। वह नंगे पांव थिरक रहा था। सड़क के पास माचिस की डिब्बी पड़ी हुई थी। छोटू ने चलते चलते उसे ठोकर मारी। आगे माचिस के पास पत्थर का टुकड़ा था। छोटू, पत्थर के टुकड़े पर न लगे, नहीं तो चोट लग जाएगी। परंतु छोटू ने निशाना साध कर माचिस को मारा। भैया, पत्थर को तुम मारोगे? तुम जूता पहने हुए हो। नहीं, पत्थर बड़ा है, जूता खराब हो जाएगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। चप्पल देखकर अम्मा सोनसी बहुत खुश हुए। चप्पल को खिड़की के नीचे छोटू ने रख दिया। अम्मा ने गांव के घर की तरह बाल्टी में पानी बाहर दरवाजे के पास रखवा दिया था। बाल्टी छोटे परे से ढकी थी। अब पैर धोकर सब कमरे में आने लगे थे। रात में बाल्टी को अंदर रख दिया जाता। पिता झोले को कंधे पर रखे पैर धोकर आए। पिता का ध्यान चप्पल की तरफ नहीं जा रहा था। सोनसी से रहा नहीं गया। वह चप्पल उठाई और सामने पिता के पैर के पास रख दी। अरे, किसकी चप्पल है? पिता ने पूछा। फिर गुस्सा हुए। नाप के लिए मैं जाता तो ठीक था, छोटी दिख रही है। नाप के लिए आपकी एक बची चप्पल लेकर गए थे, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, कहकर पिता मुस्कुराए। उन्हें चप्पल बिल्कुल ठीक हुई। वे चप्पल पहने कमरे में घूमते खड़े रहे। बाहर से थके आए थे। अम्मा ने कहा, खटिया पर बैठकर सुस्ता लो। थका नहीं हूँ, पिता ने कहा। लेटना मत, चप्पल पहने बैठे रहना, अम्मा ने कहा। रघुवर की माँ की सलाह को पिता ने मान लिया। वे चारपाई पर बैठ गए। चप्पल पहने हुए उनके पैर अच्छे लग रहे थे। इतने में रघुवर की माँ पास आकर बैठ गई और चप्पल को देखते हुए पूछी, अच्छी है? हाँ। तभी उन दोनों का मन खिड़की के उस पार जाने को हुआ। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।